हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो क्लास 10 का हमारा टॉपिक चल रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में अकरेंस ऑफ मेटल्स के बारे में। इसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसके सेकेंड पार्ट पर आने वाले हैं जिसमें हम एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स की स्टडी करेंगे आज। तो देखेंगे कि लेस रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनका एक्सट्रैक्शन हमें कैसे कराना होता है, क्योंकि हम इससे पहले वाली वीडियो में एक तो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स के अकरेंस के बारे में बात कर चुके हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में, और दूसरा हम हाईली रिएक्टिव मेटल्स जो हैं उनके एक्सट्रैक्शन की बात ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा है एक्सट्रैक्शन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स के बारे में। लेस रिएक्टिव मेटल्स होंगे मतलब जो सबसे रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन पे है उनके बारे में आज बात होगी। लेस रिएक्टिव मेटल्स इन दी रिएक्टिविटी सीरीज, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो हमारे लिए सबसे पहले बात हो रही है Hg की और कॉपर की। ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे डाउन में है। दैट मीन्स इनकी जो प्रेजेंस है वो सबसे लास्ट में रखी जाती है। इनका एक्सट्रैक्शन हमें आज करवाना है। तो एक बात मैं आपको समझा देती हूँ। मैंने इसके और भी आपको बताए थे, जैसे Hg का मैंने बताया था आपको, एक Hg2s बताया था एक आपको, या एक HgS भी नॉर्मली ले सकते हैं। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों HgS के बारे में। डैट मीन्स कि हमारा जो सिनेबार है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पहला हमारा HgS हो गया, आप HgS लीजिए। ठीक है, अब ये पहला हमारा एलिमेंट हो गया। ठीक है, सिनेबार जिसे हम लोग कहते हैं, इससे सिनेबार कहा जाएगा। और दूसरा जो इसका एग्जिस्टेंस है वो हमारे पास दो हैं। एक तो हम Cu2s के बारे में बात करते हैं जिसे हम लोग कॉपर ग्लैंड्स कहते हैं बच्चों, कॉपर ग्लैंड्स नाम होता है इसका। ठीक है, एक कॉपर ग्लैंड्स हो गया और एक हमारा हो जाता है Cu2O, ये हमारा क्यूप्राइट होता है। ठीक, तो दो हमारे और हैं कॉपर के, एक कॉपर ग्लैंड्स है और एक हमारा क्यूप्राइट है। हम इन दोनों में से कॉपर को एक्सट्रैक्ट करेंगे और इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं किसको, Hg को, डेट मीन सल्फाइड के ओर से। तो आप ये देख रहे होंगे कि दिस इज द ओर ऑफ सल्फाइड, और सल्फाइड में रोस्टिंग वाला प्रोसेस होता है, इसमें भी रोस्टिंग वाला प्रोसेस होगा। लेकिन यहाँ कहानी कुछ अलग है। यहाँ कहानी क्या है ये मैं अभी आपको आगे थोड़ा बताऊंगी। तो पहले हम बात कर रहे हैं आपके मरकरी के एक्सट्रैक्शन की। तो आप सबसे पहले HgS ले लीजिए, आपका मरकरी का हम एक्सट्रैक्शन इसमें करवाएंगे। ठीक है, लो रिएक्टिविटी सीरीज में बात करने वाले हैं। अब क्या होता है कि जैसे HgS आता है उसे ऑक्सीजन का कांटेक्ट दिया जाता है और हीटिंग कराई जाती है, तो वहां पर हमारा बन जाता है HgO प्लस SO2। ऑक्साइड तो बनाएंगे ही बनाएंगे क्योंकि पहले ही कंपलसरी बात है। दूसरी बात क्या होती है कि जो HgO मिला उसमें हम कोई रिड्यूसिंग एजेंट नहीं डालेंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई रिड्यूसिंग एजेंट इंट्रोड्यूस करने की नीड ही नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर आप थोड़ा सा भी इसे देंगे, क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल्स की कैटेगरी में है, तो थोड़ा टेम्परेचर देने पर ये अपनी स्टेट को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो जैसे ही HgO को आप एक सर्टेन टेम्परेचर देंगे, जैसे ही हीटिंग देंगे, लगभग कितनी टेम्परेचर दिया जाता है, लगभग 300 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको क्या दिया जाता है, टेम्परेचर दिया जाता है। जैसे ये इस टेम्परेचर पर रीच करता है, HgO जो है, जो हमारा ऑक्साइड है मरकरी का, ठीक है, इसे हम मरकरी सेकेंड ऑक्साइड बोलते हैं। तो जैसे ही ये यहाँ पे बनता है, ऊपर से बना, नीचे हमने इसको 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पर रख दिया और वहां पर हमारा मरकरी और ऑक्सीजन जो है वो बाहर अलग अलग हो जाएगा। हमें हमारा मरकरी मिल जाएगा और इसका एक्सट्रैक्शन हम इस वे में कराएंगे। तो आपने सबसे पहले क्या देखा, आपने सबसे पहले देखा कि मैंने आपको यहाँ पे सिनेबार बताया, सिनेबार आपने लिया, रोस्टिंग प्रोसेस कराया, इसे हम रोस्टिंग कह देते हैं। ये आपने पढ़ा ही है कि इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीटिंग करा दो, HgO बन जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी। HgO जो ऑक्साइड बन चुका आपका, उसको आप 300 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे रख दो। यहाँ हमने कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट क्यों नहीं लिया है, क्योंकि यहाँ पे इसकी नीड ही नहीं है, क्योंकि ये इतना लेस रिएक्टिव मेटल की कैटेगरी में है कि इसको कोई नीड नहीं कि आप टेम्परेचर दे दोगे, ये अपने आप को ही सेपरेट आउट कर लेगा उसमें से। तो मरकरी अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो वहां से इवेपोरेट हो जाएगी। वहां से मतलब इवेपोरेट आप कह सकते हो, अदरवाइज आप कह दो कि वहां से इवॉल्व हो जाएगी। इवॉल्व वर्ड सही है, इवेपोरेट थोड़ा सा अलग हो जाता है। ठीक है, तो ये दो हमने स्टेप्स इसमें कंटिन्यू कराने हैं बच्चों। अब हम एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर की बात करेंगे।
तो एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर की बात करने से पहले मैंने आपको दो इसके क्या बताए हैं, इसके ओर्स बताए हैं। पहला आपको मैंने कॉपर ग्लैंस बताया है Cu2s, और सेकंड मैंने आपको बताया है Cu2O, जिसे आप लोग क्या बोल देते हैं, क्यूप्राइट बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बच्चों, क्यूप्राइट बोल देते हैं। तो अब हम रिएक्शन यहाँ पर करवाने वाले हैं। देखिए क्या होने वाला है, आपको सबसे पहले Cu2s लेना है, ठीक है। ये एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर के बारे में बात चल रही है। Cu2s आपने ले लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस रखी, रोस्टिंग चलाई यहाँ पे आपने, रोस्टिंग प्रोसेस को एक तरीके से स्टार्ट करा दिया। क्या बना दिया, Cu2O, ठीक, और SO2 बाहर निकल गई। अब थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे समझा रही हूँ कि आप यहाँ पर आपको करना क्या है। आपको क्यूप्राइट की नीड पड़ेगी, लेकिन बस इसको रिएक्शन में ऐड कराने के लिए अलग से आपको उसकी कोई नीड नहीं पड़ने वाली, क्योंकि आपको Cu2 जो है वो अलग से इंट्रोड्यूस कराने का, रिएक्शन कराने का कोई मतलब नहीं है। तो आप क्या करेंगे, जो Cu2s आपका रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, Cu2O बन रहा है, जितना ये फॉर्म्ड हो गया, ठीक है, जितना ये फॉर्म्ड हो गया, लगभग सपोज 45% हो गया, 50% हो गया, 60% हो गया, दैट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज इट इज अ इनकम्प्लीट रिएक्शन एंड दिस इज कंसिडर्ड एज अ इनकम्प्लीट रिएक्शन बिकॉज यू जस्ट स्टॉप द रिएक्शन आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, बिकॉज यू वांट दैट some Cu2O formed and some amount is left behind of Cu2 as copper glands, ठीक है। तो दोनों का बनना भी चाहिए और दोनों का कुछ बचना भी चाहिए, ओके। तो इसके आगे बच्चों क्या होता है कि जैसे ही इनकम्प्लीट रिएक्शन हम करवाते हैं तो हम रिएक्शन को अपने अकॉर्डिंगली स्टॉप कराएंगे, ठीक है। देख लेंगे कितना परसेंटेज हमको चाहिए, उसी हिसाब से हम इसको मेंटेन करेंगे। अब जितना रेस्ट अमाउंट इसका बचा है, ठीक है, रेस्ट अमाउंट जितना इसका लेफ्ट है, ठीक है, लेफ्ट अमाउंट, और जितना फॉर्म्ड हो गया, इनकम्प्लीट प्रोसेस है ये, इनकम्प्लीट आप कह लीजिए, ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पे, तो आप इसको इनकम्प्लीट रखिएगा। सॉरी। तो ये Cu2O जो आपने फॉर्म करवाया और जो Cu2s आपका बचा हुआ रह गया, इसमें आप Cu2O और इन्वॉल्व कराएंगे क्योंकि आपको रिएक्शन क्यूप्राइट की फॉर्म में भी यूज करवानी है, ठीक है। तो ये रिएक्शन जैसे ही आगे स्टार्ट होगी वैसे ही यहाँ पे Cu जो है वो अलग हो जाएगा और SO2 अपने आप को सेपरेट आउट कर लेगा, डेट मीन्स अ सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन फॉर्म करवाएगी, ठीक है। तो इस बिहाफ पर आपने ये देखा कि आप जब भी एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर करवाएंगे तो आपको आपका कॉपर ग्लैंड्स लेना है। कॉपर ग्लैंड्स में आप ऑक्सीजन प्रोवाइड कराइए, रोस्टिंग करवाइए, आपको Cu2O बनेगा, SO2 बाहर रिलीज होगी, जो फॉर्म्ड हो गया वो, और जो रेस्ट अमाउंट Cu2s का बचा वो आपस में कंबाइंड होके क्या करेंगे, कॉपर को अलग करेंगे और सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन जो होगी वो वहां पे रिएक्शन जो है वो फॉर्म करवाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस प्रोसेस को अकर करवाते हैं। तो बेसिकली हमें ये रिएक्शन इस वे में करवानी है, याद रखिएगा, इनकम्प्लीट प्रोसेस आपको करवाना होता है, सल्फर डाइऑक्साइड फॉर्म हो जाती है। तो आपने एक्सट्रैक्शन लो जो लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका पढ़ लिया, आपने मरकरी का पढ़ लिया, आपने कॉपर का पढ़ लिया। अब हम लास्ट टॉपिक जो हमारा रिफाइनिंग वाला टॉपिक था हम उसकी स्टडी करेंगे, दैट मीन्स प्यूरिफिकेशन हम लोग करवाएंगे। तो हमने पहला टॉपिक क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या कंसंट्रेशन ऑफ ओर की जगह हम कंसंट्रेटेड ओर वर्ड भी ले सकते हैं। सेकेंड स्टेप ये था कि कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड को आप उसमें करिए, फिर मेटल ऑक्साइड मेटल में कन्वर्ट होगा, ये हमारा सेकेंड प्रोसेस था। उसके बाद हमारा है रिफाइनिंग, जिसे हम प्यूरिफिकेशन कह रहे हैं। तो अब हम लास्ट टॉपिक की तरफ जा रहे हैं जिसमें हम रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन की बात करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। बहुत ही मैं स्लो चल रही हूँ जिससे आपको हर स्टेप समझ में आए, आपको कोई नीड ना हो बुक ओपन करने की, आप जब भी इसको पढ़ें तो आपको एकदम क्लियर हो जाए कि ये टॉपिक आए हुए हैं और हमें इसको इस तरीके से स्टडी करना है, ठीक है। तो अब हमारा लास्ट जो प्रोसेस होने वाला है वो है हमारा रिफाइनिंग, या हम जस्ट कह देते हैं प्यूरिफिकेशन। आराम आराम से पढ़ाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, धीरे धीरे चलेंगे जिससे कि आपको हर टॉपिक क्लियर हो जाए, ठीक। लास्ट हमारा आता है रिफाइनिंग।
इसे आप प्यूरिफिकेशन भी कह सकते हैं। तो आप रिफाइनिंग में, आपके सिलेबस में जो रिफाइनिंग का टॉपिक है वो आपका रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में आपका पहला है आपका इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। जो भी आप इलेक्ट्रोलिटिक करवाने वाले मतलब कॉपर की रिफाइनिंग आप करवाएंगे, तो आप याद रखिए कि आपको अपने टॉपिक में क्या पढ़ना है, चैप्टर में क्या पढ़ना है, कॉपर की रिफाइनिंग करनी है और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से ही प्योर फॉर्म में उसको कन्वर्ट करवाना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं कॉपर की रिफाइनिंग के बारे में। सबसे पहले हम लोग ये बात समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास 2-3 चीज़ें अपने माइंड में रखने के लिए हैं। तो पहले क्या चीज़ है, पहले ये है कि हम जो भी यहाँ पर रॉड्स लेंगे, 2 रॉड्स लेंगे हम। एक इम्प्योर रॉड लेंगे भाई, इम्प्योर रॉड होगी बच्चों जो कि थोड़ी थिक होगी, ठीक है। और एक होगी प्योर रॉड, कॉपर की होगी दोनों। प्योर रॉड वो जो है वो आपकी थोड़ी थिन होगी, पतली होगी। और एक आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। इलेक्ट्रोलाइट में आप कॉपर सल्फेट, क्योंकि कॉपर का सॉल्यूशन आप लेंगे तो कॉपर की रॉड लेंगे, तो दोनों एक जैसे होने चाहिए। कॉपर सल्फेट और H2SO4 का अमाउंट इसमें प्रेजेंट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए फ्री आयंस की नीड होती है हमको। तो 3 चीज़ें हमारे पास, एक है इम्प्योर रॉड जो कि थिक है, प्योर रॉड जो कि थिन है, इलेक्ट्रोलाइट, और हम उसमें H2SO4 एसिडिफाइड हमने उसको कर दिया है। अब होता क्या है कि जो हमारी इम्प्योर रॉड है उसे हम एनोड बनाएंगे बच्चों, एनोड बनाएंगे, और इसको हम बनाएंगे कैथोड। ठीक है, ठीक है, ये तो सॉल्यूशन में होगा, ये हमारा सॉल्यूशन बन जाएगा। ठीक, अच्छा, जो एनोड होता है उस पर हमने पढ़ा है कि उस पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, नो प्रॉब्लम। कैथोड पे क्या हो जाता है, रिडक्शन। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट बात ये होती है कि कैथोड हमारा नेगेटिव होता है। कैसा होता है, नेगेटिव। और जो एनोड होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस पे ऑपोजिट आयंस जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो उस पे क्या जाएगा, नेगेटिव चार्ज जाएगा, और नेगेटिव चार्ज को बच्चों हम बोल देते हैं एनाइन। ठीक, और इस पे पॉजिटिव जाएगा तो उसको हम बोल देंगे बच्चों कैटाइन। याद रखिएगा ये बात, ठीक है। तो आप ये बात हमेशा याद रखिए कि आपको एक इम्प्योर रॉड लेनी है, एक प्योर रॉड लेनी है, एक इलेक्ट्रोलाइट लेना है, क्योंकि आपको कॉपर की रिफाइनिंग करवानी है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। इतनी बात आपको अपने टॉपिक में समझनी है, जो आपकी 10th क्लास से रिलेटेड टॉपिक है। ठीक है, अब बात ये हो गई कि जो आपकी इम्प्योर रॉड होगी उसमें, इम्प्योर रॉड में तो कुछ भी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट हो सकती है। उसमें कॉपर भी होगा, उसमें आयरन भी होगी, हो सकता है सिल्वर भी हो सकता है गोल्ड भी हो। ठीक है, अब आयरन, सपोज मैं यहाँ पे इम्प्योर रॉड में आयरन ले रही हूँ, है ना, और यहाँ पर आयरन के सिवा जैसे यहाँ पे इम्प्योरिटीज है, ये आयरन है, दिखाई दे रहा होगा, तो आयरन है और इसमें आपका कॉपर तो है ही बच्चों, ठीक है, और इसके अंदर सिल्वर है सपोज कर लीजिए, और इसके अंदर आपका गोल्ड है। तो जो आपके ये जो एलिमेंट्स हैं ये तो भाई रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है, तो ये अपने आप को किसी में डिसॉल्व ना करवा के ये सेटल डाउन हो जाएंगे। जब ये नीचे सेटल डाउन होंगे एज अ इम्प्योरिटी, तो क्योंकि ये रॉड जो है वो एनोड है और इसीलिए इसको नाम दे दिया जाएगा एनोड मड। ठीक है, किसको नाम दे दिया जाएगा, एनोड मड। सिल्वर और गोल्ड के बारे में बात हो रही है, कॉपर तो भाई प्योर रॉड पे चला जाएगा। अब बच्चा आयरन, आयरन कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है तो इसलिए सॉल्यूशन में प्रेजेंट हो जाएगा। तो आपको ये 2-3 बातें अपने माइंड में सेट करके रखनी है कि जो आपकी इंप्योरिटीज बचेगी, इंप्योरिटी एज अ, जैसे सिल्वर और गोल्ड जो आपकी है वो आपका उस एनोड रॉड के नीचे सेटल डाउन होगी, क्योंकि उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, वो अपने आप को डिसॉल्व नहीं करवाएगा, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, इसी वजह से उसको एनोड मड नाम दे दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने एनोड मड नाम दे दिया। और आयरन अपने आप को सॉल्यूशन में ले आएगा। अब बात करते हैं इसके सेल के स्ट्रक्चर्स की, कैसे इसे बनाना है ये आपको मैंने बता दिया है। चलिए, अगर सीक्वेंस वाइज कोई चीज समझी जाए तो वो आसानी से क्लियर हो जाती है और लॉन्ग टर्म तक के लिए वो अपने आप में कभी भूलते नहीं हैं, हम उसको, हम बहुत इजीली उसको समझ भी जाते हैं। बट ये है कि थोड़ा उसको सीक्वेंस हमें बनाना पड़ता है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बाद बात कर रहे हैं। सबसे पहली बात हमारी ये है कि हम यहाँ पर सेल बनाएंगे। तो सेल बना लेते हैं पहले, और सेल बनाने के लिए हमने एक टैंक ले लिया है। ये हमारा टैंक है। मेरी ड्राइंग पे इतना ज़्यादा फोकस मत करिएगा,
मेरी ड्राइंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी आपको, ठीक ठाक ही है। ये थोड़ी सी थिन बताई है, ये थोड़ी सी थिक बनाई है। ये हमने हमारा जो क्या है सेल है वो हमने इससे कनेक्ट कर दिया। और ये हमारा कॉपर सल्फेट प्लस H2SO4 का सॉल्यूशन हो गया बच्चों। ये हमने इसको फिल करवा दिया, ये हमने फिल कराया है इसको इस तरीके से, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ पर ये हमारी एनोड हो जाएगी। जो हमारी एनोड है वो अपने आप में कैसी है, पॉजिटिव है, याद रखिए। और ये हमारी कैथोड है, और कैथोड हमारी क्या है, नेगेटिव है। और इस पे जाएंगे कैटाइंस, इस पे हो जाएगा रिडक्शन, और इस पे जाएंगे एनाइन, और इस पे होगा ऑक्सीडेशन, ठीक है। ये क्लियर हुई बात। ये मैंने सेल बना दिया। अब बैटरी कनेक्ट आपने कर दी है, ये आपकी बैटरी हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं इसके बारे में। ये हमारी इम्प्योर कॉपर रॉड हो गई, ये हमने बता दिया। इसे हम इम्प्योर कॉपर रॉड कहेंगे, कॉपर रॉड। और ये हमारी क्या है, प्योर कॉपर रॉड है बच्चों, प्योर कॉपर रॉड है, ठीक है। तो अब क्या होता है, अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। जैसे ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस शुरू होगा तो मैं सबसे पहले आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर जो आपका ऑक्सीडेशन होने वाला है वो हम कैसे करवाएंगे। डैट मीन्स कि ऑक्सीडेशन कहाँ होने वाला है, एट एनोड पर। तो अब क्या होता है कि Cu जो है वो Cu+2 में टूट जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके रिलीज्ड हो जाते हैं इस तरीके से। Cu कॉपर है, इसमें कॉपर प्रेजेंट होगा। कॉपर के आयंस जैसे ही हम इसको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कराएंगे वैसे ही ये अपने आप को ब्रेक डाउन करना शुरू करवा देगा, और जैसे ही ब्रेक डाउन करवाना शुरू करेगा +2 चार्ज में आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये रिलीज आउट कर देगा। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो ये CuSO4 है ये भी तो ब्रेक डाउन होगा भाई। तो ये यहाँ पे आया कहाँ से, ये कैसे ब्रेक डाउन हुआ, एनोड से हमने, इस एनोड रॉड से हमने कॉपर को बाहर निकाला है। ये बात ध्यान रखिए, एनोड कॉपर से हमने इसको बाहर निकाला है, ठीक है। ये यहाँ पर अपने आप को एनोड की फॉर्म में रखेगा, कॉपर आयन जैसे ही बनेंगे ये अपने आप को नेक्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करा लेगा, मतलब ट्रांसफर करा लेगा इलेक्ट्रोलाइट्स में। मतलब जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर हमने लिया था उसमें ये ट्रांसफर हो जाएगा। अब क्या होगा, जो हमारा Cu+2 आयन्स है, क्योंकि कॉपर सल्फेट ब्रेक डाउन होगा Cu+2 और SO4-2 में, होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो ये +2 जो आयंस है, ये +2 फॉर्म जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Cu में, कॉपर में चेंज हो जाएगी। ये ध्यान रखिए कि ये Cu+2 जो है वो हमारे कौन से हैं, जो हमारा क्या नाम है, इलेक्ट्रोलाइट से आया। ये हमने इलेक्ट्रोलाइट से बाहर निकाला है, ठीक है, इस फॉर्म में, ठीक। तो बच्चों इस तरीके से क्या होगा कि यहाँ पर जो कॉपर रॉड है वो धीरे धीरे अपने आप को ब्रेक डाउन करती चली जाएगी। इसमें एक तरीके से ये डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। आप ये कह लो कि ये थिनर होती चली जाएगी, ये रॉड जो है वो कम होती चली जाएगी, इसका साइज़ जो है वो डिक्रीज होता चला जाएगा, और इधर जो है वो साइज़ जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। ये कॉपर का डिपोजिशन मैंने आपको दिखा दिया ब्लू पेन से, जिससे आप ये समझ पाएँ। तो एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पर ये कॉपर की जो रॉड है वो अपने आप को बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश पे मतलब कह लीजिए कि ख़त्म ही कर लेगी, और जितना कॉपर हमें चाहिए था, जितना इस प्रोसेस में पूरा कॉपर डिपॉजिट हो सकता था, वो इस रॉड पर कॉपर डिपॉजिट होगा। फिर हम उस रॉड को बाहर निकालेंगे और उसको थोड़ा सा क्या करेंगे, ब्रश की हेल्प से या किसी टूल की हेल्प से उसको सेपरेट आउट कर लेंगे। तो ये एक प्रोसेस इस तरीके से होता है कि जहाँ पर एक का हो रहा है ऑक्सीडेशन, इस वाले प्रोसेस से हो रहा है ऑक्सीडेशन, और ये वाला जो आपका है ये हो रहा है हमारा बच्चों रिडक्शन, जो कहाँ पे होगा, कैथोड पे होगा। तो ध्यान रखिए कि कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है उसमें से कॉपर+2 आयंस बाहर आएंगे, और वो कॉपर+2 आयंस जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करके कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट होते
होते चले जाएंगे। इधर क्या होने वाला है, इधर एनोड साइड जो है वो अपने आप को कम करती जाएगी, क्योंकि इसे अपना ऑक्सीडेशन कराना है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस एकदम खत्म हो जाएगा, रॉड खत्म हो जाएगी और एक टाइम के बाद ये सेल स्टॉप हो जाएगा। तो इस प्रोसेस में हमने ये देखा कि मान लीजिए यहाँ पे कुछ इम्प्योरिटीज भी होंगे, ऐसा नहीं है कि इम्प्योरिटीज ना हो। अब ये इम्प्योरिटीज जो है वो एनोड के नीचे सेटल डाउन हो गई। जो इम्प्योरिटीज सॉल्युबल थी वो सॉल्युबल हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने आपको आयरन का बता दिया, वो क्या करेगा, अपने आप को डिसॉल्व करवा लेगा सॉल्यूशन के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इम्प्योरिटीज डिसॉल्व नहीं करवाएंगी, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे हैं, जैसे मैंने आपको गोल्ड बता दिया या फिर मैंने आपको सिल्वर बता दिया, ये नीचे डिपॉजिट हो जाएंगे और इन्हीं को हम लोग बोल देते हैं एनोड बट। सैंड भी होगी, मड भी होगी, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ अमाउंट उसके अंदर प्रेजेंट ना हो, स्टोन्स भी हो सकती हैं, लेकिन बहुत ही रेयर अमाउंट में, ऐसा नहीं बहुत सारा अमाउंट हमें मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, तो ये एनोड मड हमें इस फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है वो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का है, जिसमें आप इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करवाते हैं और इस तरीके से ये प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। ठीक, तो इसको पढ़िएगा, इसको समझिएगा और जो प्रॉब्लम्स आए वो फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।